हे गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल एड्यूल्यूमिनेसेंस पर। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ लिमिट टेस्ट पार्ट 2 में लिमिट टेस्ट फॉर आयरन एंड आर्सेनिक की। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने कवर किए थे क्लोराइड का लिमिट टेस्ट और साथ ही साथ सल्फेट का लिमिट टेस्ट। अब इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आयरन और आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट की। बिना टाइम वेस्ट करे हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बात करें हम लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन की, तो आयरन का लिमिट टेस्ट जो है वो कैसे परफॉर्म किया जाता है, क्या उसका प्रिंसिपल होता है, ये हम समझते हैं। देखो, आयरन जो है वैसे तो एक काम की मेटल है, लेकिन काम की मेटल है तो ऐसा तो नहीं है कि हम जो मेडिसिन ले रहे हैं, हम जो खाना खा रहे हैं उसमें भी हम आयरन ही चबाते रहे, बिल्कुल नहीं। आयरन भी एक लिमिट के बाद हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, तो आयरन का भी हमें लिमिट टेस्ट लगाना पड़ता है। आयरन के लिमिट टेस्ट में क्या प्रिंसिपल होता है? इट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ आयरन in ammonical solution with thioglycolic acid in the presence of citric acid to form thioglycolate which is pale pink to deep reddish purple in the color। ठीक है, यानी कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आयरन की रिएक्शन होती है किसमें? एक अमोनिकल सॉल्यूशन में विद थायोग्लाइकोलिक एसिड। आयरन का रिएक्शन हमको करवाना है थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ में, और इस किसके प्रेजेंस में? सिट्रिक एसिड के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या होता है? आयरन का थायोग्लाइकोलेट बनता है जो कि हमें कैसा रेडिश पर्पल कलर का दिखाई देता है। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? थायोग्लाइकोलिक एसिड क्या करेगी? वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रही है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रही है यानी कि वो क्या करेगी कि जो आपकी आयरन है ना उसको चेंज कर देगा फेरिक से फेरस में। फिर ये जो फेरस पार्ट है, फेरस पार्ट फिर से रिएक्ट करेगा थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ में और बना लेगा फेरस थायोग्लाइकोलेट। यहाँ पर ना ये मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, इसलिए मुझे इस तरीके से सुधारना पड़ा। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि मैं क्या लिखी हूँ। यहाँ पर नहीं आएगा तो फिर मैं एक जगह और लिख दूंगी इसको। ठीक है, ये हो गया फेरस थायोग्लाइकोलेट, और इसके वजह से ये जो दिख रहा है आपको ना, इसके वजह से कलर चेंज होता है रेडिश पर्पल। और इस रेडिश पर्पल कलर के बेस पर आप पता लगाते हो कि लिमिट के ऊपर है आयरन या लिमिट के अंदर है आयरन। नेक्स्ट आता है इसका प्रोसीजर। प्रोसीजर के अंदर क्या करना है? आपको एक टेस्ट सैंपल बनाना है, स्टैंडर्ड सैंपल वो सॉल्यूशन बनाना है। नेस्ला सिलेंडर में ही बनाना है आपको। टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे? कोई भी सैंपल लेंगे, सैंपल को 40 ml ऑफ वाटर में मिक्स करके नेस्ला सिलेंडर में फिल कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम उसमें 2 ml 20% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सिट्रिक एसिड इस्तेमाल करेंगे, ऐड करेंगे, मतलब 2 ml डालेंगे 20% सिट्रिक एसिड के सॉल्यूशन को। फिर उसमें 2 ड्रॉप डालेंगे थायोग्लाइकोलिक एसिड सॉल्यूशन को। फिर ऐड करेंगे अमोनिया सॉल्यूशन और वॉल्यूम मेकअप करेंगे 50 ml तक, और उसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। ये हो गया टेस्ट। इसमें स्टैंडर्ड में क्या करेंगे? सबसे पहले हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे 2 ml। अब सवाल ये है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? ये जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एज पर आईपी, हम अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना रहे हैं लिमिट टेस्ट के लिए, आयरन के लिमिट टेस्ट के लिए, तो उसकी जो रेंज रखते हैं वो रखते हैं 20 ppm। तो 20 ppm का सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करते हैं? डाइल्यूट करते हैं 1 वॉल्यूम ऑफ 0.1726% solution of ferric ammonium sulfate in 0.05 molar H2SO4 to 10 वॉल्यूम्स विद वाटर। यानी कि हम क्या करेंगे? एक वॉल्यूम लेंगे किसका सॉल्यूशन? 0.1726% फेरिक अमोनियम सल्फेट का, वो भी किसके अंदर? 0.505 मोलर H2SO4 के अंदर, और उसमें 10 वॉल्यूम्स ऐड कर देंगे पानी की, तो बन जाएगा 20 ppm का सॉल्यूशन। इस 20 ppm के सॉल्यूशन में से हम 2 ml निकाल लेंगे और इसको डाइल्यूट कर देंगे 40 ml वाटर के साथ में। ठीक है, फिर ऐड करेंगे 2 ml ऑफ 20% सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन जो कि आयरन फ्री होना चाहिए। फिर ऐड करेंगे 2 ड्रॉप्स थायोग्लाइकोलिक एसिड, और लास्ट में हम ऐड कर देंगे अमोनिया, ताकि हमारा जो सॉल्यूशन है वो बन जाए एल्कलाइन। और उसके बाद इसको 50 ml तक फिल करेंगे वाटर से और उसको रख देंगे साइड में। अब ऑब्जर्व करेंगे कलर चेंज को। अब हम बात कर लेंगे ऑब्जर्वेशन की कि आखिर हम ऑब्जर्वेशन कैसे नोट करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन के लिए हम क्या करेंगे? पर्पल कलर जो इंड्यूस हुआ है, जो पर्पल कलर, रेडिश पर्पल कलर जो आया है सॉल्यूशन के अंदर, उसको चेक करेंगे। अगर आपके टेस्ट का पर्पल कलर आपके स्टैंडर्ड के पर्पल कलर से कम है तो आपका टेस्ट पास हुआ, यानी कि आपके टेस्ट के अंदर प्रेजेंट आयरन जो है वो स्टैंडर्ड से कम है। फिर नेक्स्ट आता है, अगर टेस्ट का कलर ज्यादा है, स्टैंडर्ड का कलर कम है, तो आपका टेस्ट फेल हो गया है। रीजंस की बात कर लेते हैं, कौन सी चीजें क्यों इस्तेमाल की थी। सिट्रिक एसिड को हमने इसलिए इस्तेमाल किया था क्योंकि वो आयरन को प्रेसिपिटेट करने में हेल्प करता है।
ठीक है। इसके बाद में आपने थायोग्लाइकोलिक एसिड क्यों इस्तेमाल की थी? क्योंकि वो आपके आयरन को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प कर रहा है। बात करते हैं लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक की। देखो, आर्सेनिक जो है वो एक तरीके का मेटल है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। अगर हम फार्मास्यूटिकल एजेंट्स की बात करें, अगर वो हमारे बॉडी में जा रहे हैं और वो उनमें से कोई भी एक्सिपिएंट या कोई भी एपीआई में आर्सेनिक अवेलेबल है, तो वो आर्सेनिक हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। हम जानते हैं कि आर्सेनिक जो है कार्सिनोजेनिक होता है, तो उसकी वजह से आपको कैंसर भी हो सकता है। अब नेक्स्ट बात आती है कि अगर हमको पता करना है कि किसी कंपाउंड के अंदर आर्सेनिक कम है या ज्यादा है, अंडर द लिमिट है, ओवर द लिमिट है, तो उसके लिए हम इसका लिमिट टेस्ट लगाते हैं। आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट किस बात पर बेस्ड होता है, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, वो समझते हैं। आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट का ये प्रिंसिपल है कि इसको सबसे पहले तो गजट टेस्ट भी कहा जाता है। गजट टेस्ट क्यों कहते हैं इसको? एक स्पेसिफिक नाम है इसका, ये जिसने इसको दिया था, साइंटिस्ट ने ये टेस्ट बनाया था, उनके नाम पर है ये। और इसके लिए एक स्पेशल अपैरेटस लगता है। जैसे कि बाकी तुम लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी तो तुमको समझ में आया होगा कि उसमें नेस्लर सिलेंडर में ही आपने पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लिया था, बट यहाँ पर नेस्लर सिलेंडर नहीं लगेगा, यहाँ पर आपको अलग से एक अपैरेटस चाहिए। ठीक है, अब ये किस बात पर बेस्ड होता है देखते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ आर्सेनिक गैस विथ हाइड्रोजन आयंस टू फॉर्म येलो स्टेन ऑन मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक पोटेशियम आयोडाइड। यहाँ पर आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपको कुछ चाहिए सैंपल के अंदर आर्सेनिक गैस, यानी आपको सैंपल लेना है, आर्सेनिक गैस प्रोड्यूस करनी है। वो आर्सेनिक गैस क्या करती है, हाइड्रोजन आयंस के साथ मिलती है और येलो कलर का स्टेन फॉर्म करती है इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। और ये स्टेन कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, मर्क्यूरिक क्लोराइड के पेपर पर फॉर्म हो रहा है। तो इस येलो स्टेन की डेप्थ या इंटेंसिटी बताएगी कि कितना आर्सेनिक प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट बात आती है रिएक्शन, इसके अंदर क्या हो रहा है। तो जो आर्सेनिक एसिड होती है वो रिएक्ट करती है किसके साथ में, स्टेनिक एसिड के साथ में। और स्टेनिक एसिड के साथ में रिएक्ट करने के बाद में आर्सेनिक एसिड बनाती है आर्सेनियस एसिड, यानी कि ये जो O4 यहाँ पर था, अब ये हो जाएगा O3 और एक O यहाँ चला जाएगा, तो ये यहाँ पर हो जाएगा आर्सेनियस एसिड। अब ये आर्सेनियस एसिड फर्दर क्या करेगी, किसी रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिड्यूस होगी, है ना, रिड्यूस होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से बाहर निकलेगा। जब ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये बना लेगा आर्सीन। ठीक है, अब ये जो आर्सीन है ये क्या करेगी, आपके जो मर्क्यूरिक क्लोराइड का पेपर होगा उसके ऊपर बनाएगी एक स्टेन। देखें कैसे, तो इस स्टेन को बनने के बाद में होगा क्या कि आप देखोगे कि स्टैंडर्ड के मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर पर कितना स्टेन आया है और जो आपका सैंपल है, टेस्ट सैंपल है, उस पर कितना स्टेन आया है। उन दोनों के बेस पर आप डिसाइड करोगे कि ये आर्सेनिक का लेवल लिमिट के अंदर है या लिमिट के बाहर है। बात कर लेते हैं इसके प्रोसीजर की कि यहाँ पर हम क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे। देखो, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो पूरा प्रोसीजर है ना, यहाँ पर आपको एक स्पेसिफिक अपैरेटस लगता है। तो यहाँ देखो गौर से, कुछ इस तरीके का अपैरेटस होता है। ये अपैरेटस देखने से मुझे लग रहा है थोड़ी देर में बाहर आ जाएगा, इतना रियलिस्टिक बनाया है मैंने। अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रही हूँ, बट ये सच में तारीफ लायक है। तो ये जो अपैरेटस, इस तरीके का हमको अपैरेटस लगेगा। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है उसकी बात कर लेते हैं पहले। यहाँ पर एक बॉटल होती है, रिएजेंट बॉटल टाइप की, कांच की बॉटल, उसके ऊपर इस तरीके से रबर कॉर्क लगा होता है। उसके बीच में एक गैप होता है, यहाँ से एक आपकी वो जाती है, कांच की पाइप जाती है और इसके अंदर आप इस तरीके से एक कॉटन वूल रखते हो। और ये जो कॉटन वूल रहता है, कॉटन का प्लग रहता है एक्चुअली, जो कि मॉइस्चर रहता है विद लेड एसीटेट। फिर फर्दर ऊपर की तरफ जाते हैं तो इस तरीके से रबर बंग होते हैं दो, है ना, इस तरीके से रहते हैं, एक ऊपर एक नीचे, और उनके बीच में गैप होता है। उस गैप को इस क्लिप से फिल कर दिया जाता है, ऐसे करके इसको टाइटली बांध दिया जाता है। और इसके बीच में हम क्या लगा देते हैं, मर्क्यूरिक क्लोराइड का पेपर लगा देते हैं। अब यहाँ पे हम अपना टेस्ट सैंपल, स्टैंडर्ड सैंपल कुछ भी भरते हैं, वो इस होल से होते हुए जाता है, क्योंकि उससे गैसियस फॉर्म्स, गैसेस निकलती हैं। ये गैस ऊपर होती हुई जाती है और ये जो मर्क्यूरिक क्लोराइड का पेपर है ना, इसके ऊपर एक स्पेसिफिक स्टेन बना देती है। हम 40 मिनट तक उसको रख के देखते हैं कि स्टेन कितना बड़ा बन रहा है। फिर उस 40 मिनट बाद इस पेपर को हम यहाँ से निकालते हैं और देखते हैं स्टेन बड़ा बना है, छोटा बना है।
या जो उसकी कलर की इंटेंसिटी है वो ज़्यादा आई है कम आई है। तो ये हम पूरा देखते हैं, इस तरीके के अपैरेटस में इसको परफॉर्म करते हैं, इसको हम कहते हैं गजेट अपैरेटस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जैसे कि हर एक तरीके के लिमिट टेस्ट में हमने दो तरीके से सॉल्यूशंस बनाए थे, टेस्ट सैंपल और टेस्ट सॉल्यूशन और एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो पहले यहाँ पे टेस्ट सॉल्यूशन देखते हैं कैसे बनेगा। टेस्ट सॉल्यूशन के लिए तुमको लेना पड़ेगा कोई सैंपल, कोई भी सैंपल लेंगे, उसमें वाटर ऐड करेंगे और स्टेनेटेड HCl यानी कि हमारी जो एस्टेनिक एसिड थी वो डालेंगे। ठीक है, और उसको एक वाइड माउथड बॉटल में रख देंगे। ठीक है, रख दिया। उसके बाद में क्या होगा, इसमें ऐड करेंगे 1 ग्राम KI पोटेशियम आयोडाइड, 5 ml स्टेनस क्लोराइड एसिड सॉल्यूशन, 10 ग्राम जिंक। ये पूरा एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे और वो ऐड करेंगे। फिर इस सॉल्यूशन को हम रख देंगे 40 मिनट के लिए साइड में, और ये पूरा अपैरेटस मतलब पैक करके और रख देंगे 40 मिनट के लिए, और इसमें ये जो स्ट्रेन बनता है उसको फॉर्म होने देंगे। ये टेस्ट का हो गया। स्टैंडर्ड के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर सैंपल इस्तेमाल किया था तो स्टैंडर्ड के लिए आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इस्तेमाल करोगे। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कितने, आर्सेनिक के 10 ppm का, इस तरीके से आप सॉल्यूशन प्रिपेयर करोगे। तो ये सॉल्यूशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 0.33 ग्राम ऑफ आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड लेंगे। ठीक है, इसके अंदर ऐड करेंगे 5 ml ऑफ 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन। अब इस पूरे को डाइल्यूट कर देंगे 250 ml वाटर से। जब ये डाइल्यूट हो जाएगा तो इसमें से एक वॉल्यूम निकाल लेंगे और उस एक वॉल्यूम को फर्दर 100 वॉल्यूम ऑफ वाटर से डाइल्यूट कर देंगे। तो ये बन जाएगा हमारा आर्सेनिक का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और बाकी प्रोसीजर हम सेम रखेंगे इसके जैसे। तो दूसरी बॉटल में हम भर देंगे अपना स्टैंडर्ड और दोनों को 40-40 मिनट के लिए रखेंगे। फिर दोनों में से जो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर है हम उसको क्या करेंगे, जज करके देखेंगे कि मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पे जो स्टेन आया है वो कितना गहरा आया है, क्या वो लाइट येलो कलर का आया है या वो ऑरेंजिश कलर का आया है, वो देखेंगे। तो उसके बेस पर होगी हमारी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कैसी, जैसे मान लीजिए ये टेस्ट है, ये स्टैंडर्ड है, यहाँ टेस्ट है, ये स्टैंडर्ड। अगर आपके टेस्ट का जो स्टेन आया है वो कम हो आपके स्टैंडर्ड से तो आपका टेस्ट पास हो जाएगा, और अगर आपके टेस्ट का जो स्टेन आया है वो आपके स्टैंडर्ड से ज्यादा गहरा होगा और वो स्टैंडर्ड वाला हल्का होगा तो आपका टेस्ट फेल हो जाएगा। रीजन क्या है, जो स्टेनस क्लोराइड है इज यूज्ड फॉर कंप्लीट इवेल्युएशन ऑफ आर्सीन। आर्सीन गैस जो होती है उसकी कंप्लीट इवोल्यूशन के लिए स्टेनस क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जिंक, पोटेशियम आयोडाइड और स्टेनस क्लोराइड जो है हम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि सॉल्यूशन एसिडिक बन सके। लेड एसीटेट का जो आपको याद होगा मैंने बोला था कॉटन वूल रहेगा, वो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि अगर H2S गैस बनती है तो हम उसको इंट्रैप कर सकें, नहीं तो फिर वो भी स्टेन प्रोड्यूस कर सकती है। तो ये हो गए रीजन। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर ऐसी और वीडियोस देखनी है, पूरा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।